हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में देख लेते हैं कि जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को क्यों लाया गया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, सबसे पहले 26 अक्टूबर 1947 इंडिया की आज़ादी के बाद जे.एंड.के का एक्सेशन होता है इंडिया के साथ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है महाराजा हरि सिंह एंड नेहरू के बीच में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में। ठीक है, ये जोड़ा जाता है इंडिया के साथ और ये बन जाती है एक इंडियन टेरिटरी। ठीक है, जब इसका एक्सेशन होता है इंडिया के साथ तो इसको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है अंडर आर्टिकल 370। इस 370 को एज ए टेम्परेरी प्रोविजन जोड़ा जाता है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जब इसको जोड़ लिया जाता है तो अक्टूबर 1951 को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है जो कि जे.एंड.के के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेगी। ठीक है, क्योंकि इसको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है तो जे.एंड.के का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद 14 मई 1954 35A जो है एक नई प्रोविजन जोड़ी जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो 35A जोड़ा जाता है इसमें कुछ स्पेशल स्टेटस दिया जाता है जे.एंड.के को, जैसे स्टेट सब्जेक्ट, यानी बाहर के लोग यहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकते, ऐसे ऐसे कुछ। ठीक है, इसके बाद जब जे.एंड.के का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है, ठीक है, कब तैयार हो जाता है जे.एंड.के का कॉन्स्टिट्यूशन? 17 नवंबर 1956 को जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो जाता है। इसको इनेक्ट किया जाता है 26 जनवरी 1957 को। ठीक है, जब जे.एंड.के का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको ख़त्म कर लिया जाता था, क्योंकि उसका काम था जे.एंड.के के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। जो उसने अपना काम पूरा कर लिया और उसको ख़त्म कर दिया गया। अब उसकी सारी पावर किसके पास आ गई? जे.एंड.के का जो कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, अब एब्रोगेशन प्रोसेस कैसे शुरू हुआ? जे.एंड.के में जो आर्टिकल 370 था उसको किस तरह से हटाने का प्रोसेस शुरू हुआ। जो आर्टिकल 370 था उसकी क्लॉज 3 ये कहती थी कि अगर आपने इसमें कोई अमेंडमेंट या इसको एब्रोगेट करना है तो आपको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कब फॉर्म हुई थी? 1951 में। उसकी आपको रिकमेंडेशन लेनी होगी। ठीक है, लेकिन वो तो ख़त्म हो गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के उसने तैयार कर लिया था। तो उसके बाद उसकी पावर किसके पास आ गई थी? लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी जे.एंड.के की उसके पास ये पावर थी कि वो जब भी आर्टिकल 370 में कुछ चेंजेस लाने हैं तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली रिकमेंड करेगी पार्लियामेंट को। ठीक है, लेकिन 18 जून 2018 को क्या होता है? गवर्नर्स रूल लग जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ महीने बाद प्रेसिडेंट रूल लग जाता है 18 दिसंबर 2018 में। ठीक है, उस टाइम जो होता है वो रिकमेंडेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है। पार्लियामेंट के पास जब पावर आती है तो वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीज़ होता है उस टाइम। ठीक है, उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के मुताबिक जे.एंड.के में जो आर्टिकल 370 था उसको एब्रोगेट ख़त्म कर दिया जाता है। और सेकंड पार्ट क्या था उसका? जो 35A था जो किसके अंडर आया था?
प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर 1954, उसको भी क्या रिपील, ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, राइट। अब आते हैं हम जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो उसके बाद क्या लाया गया, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया। ठीक है, सबसे पहले जो रीऑर्गेनाइजेशन की पावर, कोई भी अगर स्टेट रीऑर्गेनाइज करनी है तो वो पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है। किसने पावर दी है इसको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दी है अंडर आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आप किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, जो इंडियन टेरिटरी में फॉल करती है, आप उसको रीऑर्गेनाइज करके यूनियन टेरिटरी भी बना सकते हो, तोड़ के अलग भी कर सकते हो, 2 स्टेट्स भी अंडर आर्टिकल 3। ठीक है, जब जे.एंड.के को बाइफरकेट किया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, यूटी ऑफ जे.एंड.के एंड यूटी ऑफ लद्दाख, इनको बनाया गया। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को क्या है, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है ये कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में, अपर हाउस में ये बिल इंट्रोड्यूस होता है और पास भी हो जाता है। 6 अगस्त 2019 को ये बिल कहाँ पे, लोकसभा में इंट्रोड्यूस एंड पास्ड। पास होने के बाद ये बिल जाता है प्रेसिडेंट की एजेंट के लिए, उस पर मंजूरी देने के लिए प्रेसिडेंट, और जब प्रेसिडेंट 9 अगस्त 2019 को क्या एजेंट दे देते हैं तो ये बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। कब इम्प्लीमेंट होता है ये, 31 अक्टूबर 2019 को इम्प्लीमेंट होता है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, अब इस जे.एंड.के जब ये इम्प्लीमेंट हो जाता है उस टाइम क्या, एक जो 106 सेंट्रल लॉज थे वो एप्लीकेबल डायरेक्ट हो जाते हैं जे.एंड.के में, और 153 स्टेट लॉज जो स्टेट ने बनाए थे और 11 गवर्नर्स एक्ट वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब इस जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कितनी सेक्शंस हैं, 103 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट्स एंड 5 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट का टाइटल क्या है, प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या होता है कि जो भी टर्म्स एंड डेफिनेशंस इसमें आएगी जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, वो किस पार्ट के अंदर दी गई हैं, पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट की सेक्शन फर्स्ट क्या कहती है, शॉर्ट टाइटल। टाइटल किसका, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका नाम क्या है, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये सेक्शन फर्स्ट के अंदर है। सेक्शन सेकंड क्या कहती है, डेफिनेशंस। किसकी डेफिनेशंस, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसकी डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, लेजिस्लेटिव असेंबली की डेफिनेशन। ठीक है, ये किसके अंदर दी गई है, सेक्शन सेकंड, राइट। अब आते हैं हम पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड का टाइटल क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जे.एंड.के स्टेट, यानी जे.एंड.के स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, सेक्शन 3, फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। लद्दाख को बनाया जाता है एक यूनियन टेरिटरी, उसमें लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रहेगी। ठीक है, सेक्शन 4 क्या कहती है, जो जे.एंड.के है उसको भी यूटी बनाया जाता है लेकिन विद लेजिस्लेचर। ठीक है, उसमें लेजिस्लेचर रखी जाती है। जैसे दिल्ली और पुदुचेरी में भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो, लेकिन वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, उसी तरह जे.एंड.के को भी बनाया गया, राइट। अब आती है सेक्शन 5, गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जे.एंड.के टू बी कॉमन एलजी। जो जे.एंड.के का गवर्नर है वही रहेगा एलजी, लेकिन इसको बाद में लद्दाख का अलग हो जाता है और जे.एंड.के का
गिरीश गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर और लद्दाख के बने थे आर के माथुर साहब बने थे लद्दाख के। इनको बाद में चेंज कर दिया था। अंडर सेक्शन 6 अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उस टाइम जो फर्स्ट शेड्यूल है इंडिया का उसको भी अमेंड करना पड़ा। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडिया क्या कहता है? टेरिटरीज एंड स्टेट उसका टाइटल है, यानी उसमें टेरिटरीज और स्टेट्स आती हैं। इसको इसलिए अमेंड करना पड़ा क्योंकि जो J&K थी वो एक स्टेट थी, उसको उस लिस्ट से निकाल के यूनियन टेरिटरीज में डालना पड़ा, इसलिए फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी अमेंड करना पड़ा। ठीक है। पार्ट 3 रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, किसकी कितनी रिप्रेजेंटेशन होगी लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। सेक्शन 8 क्या कहती है? अमेंडमेंट इन 4th शेड्यूल, जैसे फर्स्ट शेड्यूल की अमेंडमेंट की उसी तरह 4th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको भी अमेंड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 4th शेड्यूल जो है उसमें क्या आती है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, तो उसको भी अमेंड करना पड़ा। ठीक है। क्योंकि क्योंकि लद्दाख को एक भी सीट नहीं थी राज्यसभा में, J&K को सीट दे दी थी राज्यसभा में, तो लद्दाख की सीट को ख़त्म किया गया, इसके लिए उसको भी अमेंड करना पड़ा। अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 1 4 सीट्स जो ही दी गई, एलोकेट की गई राज्यसभा में, किसके लिए? J&K UT के लिए, लेकिन लद्दाख के लिए कोई सीट नहीं, 0 सीट फॉर लद्दाख। अंडर सेक्शन 10 5 सीट्स की गई किसके लिए? J&K के लिए लोकसभा में। ठीक है। और लद्दाख के लिए 1 सीट। ठीक है। सेक्शन 13 क्या कहती है? द प्रोविजन कंटेन्ड इन आर्टिकल 239 कैपिटल A आर एप्लीकेबल इन J&K। सेक्शन 13 क्या कहती है? जो भी प्रोविजंस आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो सारी एप्लीकेबल होंगी कहाँ? J&K में। जो 239A है वो कहाँ पे मॉडल फॉलो किया जाता है? UT ऑफ पुदुचेरी में। ठीक है। वही मॉडल कहाँ फॉलो किया जाएगा? J&K में भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 14 लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर UT ऑफ J&K एंड इट्स कंपोजिशन। लेजिस्लेटिव जो असेंबली होगी उसमें कौन कौन लोग होंगे? ठीक है। क्या उनकी कंपोजिशन रहेगी? फर्स्ट तो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा अंडर आर्टिकल 239 कैपिटल A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहेगी वो सिर्फ J&K में रहेगी, J&K UT में रहेगी, लद्दाख में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रहेगी। जो सीट्स होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको एलोकेट किया जाएगा J&K के लिए सिर्फ। ठीक है। और सीट्स जो रिजर्व की जाएंगी SCs और STs के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होंगी। ठीक है। STs और SCs की। अब आते हैं हम सेक्शन 15 रिप्रेजेंट, कैसे वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है। वुमेन्स को किस तरह? वुमेन्स को लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो नॉमिनेट कर सकता है, 2 वुमेन्स को नॉमिनेट करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ UT। ठीक है। J&K UT में गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है। सेक्शन 16 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी चाहिए? 25 साल से ऊपर होना चाहिए, वही लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन सकता है। सेक्शन 17 ड्यूरेशन क्या रहेगी? 5 ईयर्स। पहले क्या रहती थी? 6 ईयर्स। जब आर्टिकल 370 था तो 6 ईयर्स रहती थी, उसको भी चेंज करके 5 ईयर्स किया गया। ठीक है। अब 17 का क्लॉज 1 ही है ये, अगर इन
इन केस अगर इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, तो उस टाइम क्या होगा, उनका टेन्योर बढ़ाया भी जा सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का एक्सटेंड भी किया जाएगा। सेक्शन 18 सेशन ऑफ लेजिस्लेचर प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। अब प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रोरोगेशन का मतलब होता है, ये पावर किसके पास होती है? गवर्नर के पास पावर होती है कि वो सेशन, किसी सेशन को प्रोरोग करना, मतलब एक ईयर में जो सेशन है वो ख़त्म। अब डिसोल्यूशन का मतलब होता है वो सरकार ही ख़त्म, जो सरकार है उसको ही डिसॉल्व कर देना, उसको कहते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है। प्रोरोगेशन एक सेशन को ख़त्म करना, डिसोल्यूशन सरकार को ही ख़त्म करना। सेक्शन 19 जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो भी अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। वो अपनी सीट को वकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे खाली करेंगे सीट को? सीजेस टू बी अ मेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेंबर तो होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ही नहीं रहेगा तो उसको कैसे स्पीकर या डेप्टी स्पीकर रखा जाएगा, ठीक है। या वो रिज़ाइन कर सकता है या उसको रिमूव किया जा सकता है, रेजोल्यूशन पास करके असेंबली में ही रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 22 ये एक मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल का राइट होगा टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन, कोई भी प्रोसीडिंग हो रही, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी प्रोसीडिंग चाहे वो हो रही, तो चाहे वो मिनिस्टर है, जैसा मिनिस्टर है, या वो एडवोकेट जनरल है, उसके पास ये हक है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है उन प्रोसीडिंग में, ठीक है। सेक्शन 25 वोटिंग इन द असेंबली। वोटिंग ऑफ द असेंबली कैसे होगी? जैसे कि इन केस अगर असेंबली में वोट टाई हो जाता है तो स्पीकर भी उस टाइम अपना कास्टिंग वोट कर सकता है टाई के दौरान, यानी जब वोट बराबर हो जाएं तो उस टाइम स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर भी वोट कर सकता है, लेकिन इन इंस्टेंस ऑफ टाई, अगर टाई हो रहा है मसला तो, ठीक है, उस तरह से वोटिंग होगी। सेक्शन 27 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। किस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन होगी मेंबरशिप की, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो किसमें बताई? सेक्शन 27। सेक्शन 28 कहता है एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है कि आप अगर एक मेंबर जो है वो दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है, वो जीत के फिर वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, ठीक है। वो एक पार्टी से जीत के, या एमएलए कोई वो किसी पार्टी से लड़ रहा है, तो जब वो जीत गया तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करेगा तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। ये कहता है एंटी डिफेक्शन लॉ। सेक्शन 30 पावर्स प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो पावर्स और प्रिविलेजेस रहेंगी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, जैसे कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, उनके खिलाफ जो भी वो प्रोसीडिंग में बोलेंगे उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, उनको सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है, कोर्ट में, जो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बोलेंगे, ठीक है। आर्टिकल 32 ये पावर होगी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास टू मेक एनी सब्जेक्ट मेंशनड इन स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। ये किसके पास पावर रहेगी? लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर रहेगी, मेक लॉ है ये, वो कानून बना सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट जो मेंशन किया गया है 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में क्या, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, 3 लिस्ट है ना, वो 7th शेड्यूल में बताई गई है, यूनियन, कनकरेंट एंड स्टेट लिस्ट। वो लॉ बना सकती हैं, लेकिन एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे वो लॉ नहीं बना सकती, ठीक है। सेक्शन 35 क्या कहती है? अगर इनकंसिस्टेंसी हो जाती, लॉज जो बना रहे हैं, जो अगर कोई सेंट्रल लॉ बना रहा है, कोई स्टेट लॉ बना रहा है, तो उस टाइम कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, कौन सा लॉ, किसका लॉ उस टाइम रहेगा? वो रहेगा किसका? पार्लियामेंट का, सेंटर पार्लियामेंट का। अगर
लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लिस्ट में से भी बनाएगी कोई लॉ, लेकिन उस टाइम भी पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट का लॉ, ठीक है, सेंटर का। सेक्शन 38 एजेंट टू बिल्स। गवर्नर किस तरह से एजेंट देगा, कोई भी बिल अगर पास हो रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो एजेंट करेगा जब बिल पास हो जाएगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्या क्या उसके पास ऑप्शन रहेंगे, क्या या वो अपनी एजेंट को विदहोल्ड कर सकता है, नहीं देगा एजेंट, या वो रिजर्व कर सकता है बिल को फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, या एलजी क्या रिटर्न कर सकता है अगर वो मनी बिल नहीं है तो, ठीक है। इफ़ अगर बिल पास उन्होंने, अगर जब उसने रिटर्न किया, अगर बिल उन्होंने पास किया विद और विदाउट अमेंडमेंट करके या ना की हो, ठीक है, एजेंट के लिए एलजी के पास उसको या तो एजेंट देनी पड़ेगी और कंसिडरेशन, या कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, लेकिन वो उसको रिटर्न नहीं कर सकता है उस टाइम, उसको उस टाइम एजेंट देनी होगी, ठीक है। सेक्शन 41 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बजट, बजट ऑफ JNK UT किस में बताया गया है, सेक्शन 41 के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आपको पार्ट फर्स्ट जो है ये समझ आ चुका होगा, तो इस वीडियो का पार्ट सेकंड भी आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए